हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 6 लाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 250 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अर्थात पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 251 से डिस्कशन करेंगे। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वर्षों में पूछे गए किसी न किसी एग्ज़ाम में होते हैं। अतः यह बुक आप लोगों के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। इसी के दृष्टि से हम इस बुक से 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपनी वाणी को और ज़्यादा न बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का प्रथम क्वेश्चन है, अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अल्पकालिक पौधे अर्थात 1 वर्ष में ही उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। उस पौधे का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं उसका जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह के भीतर ही पूरा हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 से 10 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? अर्थात ये क्वेश्चंस कह रहा है कि शकरकंद पौधे के किस भाग का रूपांतरण होता है। तो शकरकंद जो होता है वो जड़ का रूपांतरण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जड़। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब कुछ फल हैं, कुछ सब्जी हैं जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद का जो खाने योग्य भाग हैं वो भी जड़ ही हैं। अर्थात ये सारे जो हैं जड़ का ही रूपांतरण है। वो कौन सा है? मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ है। वहीं अब अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, आलू जो हैं इन सब का खाने योग्य भाग ताना होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन लेता है तो वह कहलाता है। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? तो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अधिपाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अधिपाद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोहण मूल पाई जाती है। बताइए, आरोहण मूल जो होता है, आरोहण जड़, किसमें पाया जाता है? तो ये आरोहण मूल जो है ये पान में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पान में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पान में आरोहण मूल पाई जाती है। बरगद में कौन सा मूल पाया जाता है? तो बरगद में जो है, देखिए बरगद में कौन सा मूल पाया जाता है? तो बरगद में स्तंभ मूल पाया जाता है, जो पौधे को सहायता प्रदान करता है उसके बॉडी को कंफर्टेबल बनाने में, उसको कांस्टेंट बनाने में। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? बताइए। ये सारे बीज ही हैं, और इन सारे बीज में से कौन सा बीज है जो अभ्रूणपोषी है, जिसमें भ्रूण नहीं है, वो कौन सा बीज है? बताइए। तो इनमें से जो है अभ्रूणपोषी बीज हैं मटर, ठीक है, क्योंकि मटर में कोई भ्रूण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अंकुरन जब वे फल के अंदर ही हो जाता है तो क्या कहलाता है? बीजों का अंकुरन जब फल के अंदर ही हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग प्रयास करें। देखिए, जब बीज का अंकुरन फल के अंदर ही हो जाता है तब ऐसे अंकुरन को क्या कहा जाता है? बीबी पेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीबी पेरी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नारियल होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बीबी पेरी कहा जाता है। किसको बीबी पेरी कहा जाता है? जब बीज का अंकुरन फल के अंदर ही हो जाता है तो उसे बीबी पेरी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं तो कहलाते हैं? जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। प्रयास कीजिए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देने का ट्राई करें। देखिए, तो जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे मोनोकॉर्पिक कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मोनोकॉर्पिक कहा जाता है। जो पादप जीवन में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, ठीक है। जैसे देखिए, वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो पादप जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उसे पॉलीकॉर्पिक कहा जाता है, ठीक है। जो पादप जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पॉलीकॉर्पिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में नहीं होते हैं। बताइए, पत्तियों में क्या नहीं होते हैं? तो देखिए, पत्तियों में तो फ्लोएम होते ही हैं, ठीक है। पत्तियों में फ्लोएम तो होते ही हैं, फ्लोएम होते ही हैं, रंध्र भी होते हैं और द्वार कोशिकाएं भी होते हैं। जबकि पत्तियों में नहीं होते हैं, वो होते हैं लेंटिसेल, ठीक है। पत्तियों में लेंटिसेल नहीं पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी कह रहा है कि पत्तियों में नहीं होते हैं, तो पत्तियों में नहीं होते हैं लेंटिसेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रबर क्षीर वाहिका किसमें मिलती है? बताइए। रबर क्षीर वाहिका लेटेक्स वेजल्स किसमें पाया जाता है? बताइए। तो रबर क्षीर वाहिका जो है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्टेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है। जड़ में जो पार्श्व जड़ निकल जाता है बगल से, उस जड़ को निकलने का स्थान क्या होता है? बताइए। तो ये पार्श्व जड़ जो निकलता है उसे क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है। यानी कि परिरंभ से ही पार्श्व जड़ निकलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडल अपने प्रयोग में सफल रहे, क्यों रहे? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेडल अपने प्रयोग में सफल रहे, क्योंकि तो मेडल अपने प्रयोग में सफल रहे, क्यों रहे? तो देखिए, मेडल जो है अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा एवं F3 जनरेशन तक अध्ययन किया, इसीलिए वो जो हैं सफल हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, उन्होंने एक समय में एक से अधिक लक्षण का उपयोग किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 जनरेशन तक का अध्ययन किया।
तो इस सारे जो है फ्लो किए मेडल ने, अतः मेडल जो है अपने प्रयोग में सफल रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, बताइए। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, कैसे जीन म्यूटेशन जो है उत्पन्न होता है? तो जीन म्यूटेशन जो है वो डीएनए के जीनों के क्रम में जब परिवर्तन हो जाता है, डीएनए का जो स्थान है वो बदल जाता है, तब जीन म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में होता है, बताइए अम्ल वर्षा में क्या होता है? देखिए, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्ल वर्षा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब जिसमें एक नाइट्रस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजपत्र किससे मिलता है? भोजपत्र किससे मिलता है, बताइए। तो भोजपत्र जो है वो बेटुला की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, बेटुला की छाल से क्या प्राप्त होता है? भोजपत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटुला की छाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबे रेशे कहलाते हैं, बताइए। लंबे रेशे जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। ठीक है, लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिरका। सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है, बताइए। सिरका जो खट्टा होता है वो क्यों खट्टा होता है? उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण सिरका खट्टा होता है, बताइए। तो सिरका जो है, जिसको विनेगर कहा जाता है, इस सिरका में खट्टापन होता है एसिटिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, ये टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध क्या होता है? फट जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियां में जमा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को थकान भी महसूस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाख के कीड़े का पोषण पाइप है। तो लाख के कीड़े का पोषण पाइप है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। यही जो है लाख के कीड़े का पोषण पाइप होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, बताइए। एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक के टीका की खोज किए थे। किसका? स्मॉल पॉक्स के कारण जो है चेचक होता है, इसी चेचक के वैक्सीन की खोज किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंटीजन है, बताइए एंटीजन क्या है? तो एंटीजन जो हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। देखिए, जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के भीतर के शरीर में प्रवेश करता है तो वह जो है परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। इसी प्रोटीन्स को एंटीजन्स कहा जाता है। शरीर में एंटीजन्स के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और ये एंटीबॉडी जो है बीमारियों से रक्षा करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम
तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है। पूरे वर्ल्ड में पुरुष तथा स्त्रियों के लिंग का निर्धारण का जो अनुपात होता है XX और YY, और सीधी तौर पे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, ठीक है, किसके अनुसार, लिंग निर्धारण के अनुसार, कितने % पुरुष होते हैं और कितने % स्त्री होते हैं नेचुरली। देखिए, तो संसार में जो है मानव जनसंख्या में पुरुष एवं स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1:1 होता है। पूरे संसार में जो हैं पुरुष और महिलाओं के लिंग निर्धारण नेचुरली रूप से 1:1 होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। देखिए, संसार में पुरुष और महिलाओं को ईश्वर ने बराबर बराबर हिस्सों में दिए हैं, लेकिन हमारे समाज में दोनों को अलग अलग मात्रा में कर दिए जाते हैं कृत्रिम रूप से। खैर छोड़िए, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से सहयोग करता है, जैसे बताइए अम्ल वर्षा कैसे होता है। तो अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण से सहयोग करता है तब जो है अम्ल वर्षा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया का कारण है, बताइए पीलिया का कारण क्या है, पीलिया किसके कारण होता है। तो सीधे तौर पे पीलिया जो है वो वायरस से उत्पन्न होता है, ठीक है, अर्थात पीलिया जो है वायरस के कारण से होता है, और यह जो है गंदे पानी पीने से होता है, ठीक है, पीलिया जो है गंदे पानी पीने से होता है और गंदगियों से फैलता है, सीधे तौर पे जानिए। और पीलिया जो है किस कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस, ठीक है, पीलिया किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और ये पीलिया जो है इस रोग में लीवर संक्रमित हो जाता है तथा कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, पीलिया रोग में क्या होता है, लीवर कार्य करना बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि यह संक्रमित हो जाता है। अब एक प्रश्न आएगा कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, ठीक है, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्नता कहलाते हैं, ठीक है, किसी जीव के लक्षण जो है लिंग संलग्नता कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है, बताइए। तो जब किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक नर या माता का X अथवा Y गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों रजकहीन होंगे तो उनकी संतान कैसे होंगे। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि माता और पिता दोनों ही रंगहीन होंगे, रजकहीन होंगे, रजक मतलब रंग होता है, अर्थात उसमें कोई कलर नहीं होंगे, तो उनकी संतान कैसे होंगे, बताइए। तो देखिए, यदि माता पिता दोनों रजकहीन होंगे तो उनके सभी संतानें भी रजकहीन ही होंगे, क्योंकि उनमें न माता में न पिता में कोई अल्टरनेट गुण नहीं है, दोनों में सेम गुण है, तो उनके संतान भी सेम ही उत्पन्न होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, सब संतानें रजकहीन होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णअंध हो सकती है, बताइए। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णअंध हो सकती है। देखिए,
यदि पिता वर्ण अंध और माता वाहक होगी, इस स्थिति में एक नारी भी वर्ण अंध हो सकती है। कैसे हो सकती है वर्ण अंध? जब उनके पिता वर्ण अंध हो, कलर ब्लाइंडनेस उसकी बीमारी हो उसके पिता को, और उसकी माता वाहक हो। इस परिस्थिति में एक नारी भी अर्थात एक गर्ल चाइल्ड भी वर्ण अंध हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यदि उसका पिता वर्ण अंध और माता वाहक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है इष्ट है, बताइए इष्ट क्या है? देखिए इष्ट जो है यूकैरियोटिक एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ये यूकैरियोटिक क्या होते हैं? ये सेल के टाइप होते हैं, कोशिका के टाइप होते हैं। और कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। और इष्ट जो है यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होता है? तो ये जो है एक कोशिका से जिस जीव का शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और जिस जीव का शरीर एक कोशिकाओं से अधिक कोशिका के सहायता से उनके जीव शरीर का निर्माण होता है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं, बताइए सभी कवक सदैव होते हैं? तो जितने भी कवक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और मृतोपजीवी किसको कहते हैं? तो मृतोपजीवी उसे कहते हैं जो जीव सरे गरे पदार्थ पर उगते हैं, सरे गरे जीव होते हैं, उनके जीव शरीर पे उगते हैं, अपने उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और अपना जीवन चक्र चलाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। अब इसमें एक ऑटोट्रॉफ है स्वपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं? तो स्वपोषी वैसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, वो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पादप जो हुए, हरे चारा हुए, घास हुआ, हरे पौधे हुए, ये सब स्वपोषी हुए। ये लोग जो हैं अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और इसमें एक क्या है? विविधपोषी हेटेरोट्रॉफ। अब ये हेटेरोट्रॉफ क्या है? तो हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनका भोजन दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, तो उसे हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। और ये पैरासाइट है। ठीक है, और ये पैरासाइट क्या है? तो पैरासाइट वे होते हैं जो पैरासाइट वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पे आश्रित भी होते हैं और उसी से अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं, तो उसे पैरासाइट कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होते हैं, बताइए कवक में जो भोजन संचित होते हैं वो क्या होते हैं? बताइए। तो कवक में जो भोजन संचित होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्लाइकोजन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोजन होते हैं, या तेल के रूप में संचित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन या तेल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? बताइए किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? देखिए ईस्ट का उपयोग जो है इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में होता है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो इथाइल अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है। देखिए ये क्वेश्चंस कह रहा है कि आरएनए और डीएनए की संरचना तो सेम होता है, लेकिन आरएनए में जिसके स्थान पे थायमीन होता है उसी स्थान पे डीएनए में क्या होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। बस आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस अंतर होता है कि थायमीन के स्थान पे एक दूसरा तत्व आ जाता है, इसी कारण दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होता है। बताइए और ये थायमीन के स्थान पे क्या होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आरएनए में जिस स्थान पे थायमीन होता है, ठीक है, उस स्थान पे डीएनए में क्या होता है, यूरोसिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है। डेयरी के दूध का किण्वन और पादप के पदार्थों का जो होता है, पादप पदार्थ होता है, उनके किण्वन करने वाले कौन सा जीवाणु है, बताइए। तो डेयरी के दूध का तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है, कौन सा है, लैक्टोबैसिलस है। कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, बोटुलिज्म क्या है, बताइए, बोटुलिज्म क्या है। तो देखिए, बोटुलिज्म जो है एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से समझिए। बोटुलिज्म क्या है, तो बोटुलिज्म एक प्रकार की प्रदूषण है। और ये कौन सा प्रदूषण है, तो भोज्य पदार्थ जो होता है वो दूषित हो जाता है। और ये क्यों दूषित होता है बोटुलिज्म, तो ये जो है एक प्रकार के जीवाणु होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। इन्हीं जीवाणु से भोजन दूषित हो जाता है, जिसे बोटुलिज्म कहा जाता है। और ये भोजन जो है क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जिसके कारण इससे भोजन से टॉक्सिन स्रावित होने लगता है, पॉइजन स्रावित होता है, और जिससे मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या, ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस जो नीलहरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं। वह वायरस जो नीलहरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह वायरस जो नीलहरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं वह कहलाते हैं साइनोफेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। साइनोफेज वायरस जो है नीलहरित शैवाल पर संक्रमण करता है। वहीं एक बैक्टीरियोफेज होता है, ये जो है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज जो है वायरस बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरस है। ये भी एक प्रकार, नाम तो इसका है बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रकार के वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है, क्योंकि ये जो हैं बैक्टीरिया पे हमला करते हैं और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको, बैक्टीरिया को। कौन, वायरस। कौन सा वायरस, बैक्टीरियो वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये जो वायरस जो है बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको निगलते हैं, इसीलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, बताइए। इनमें से कौन है जो सबसे छोटा जीव है। तो देखिए, इन सारे जीव में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो वो जीव है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है संसार के सबसे छोटा जीव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु हैं, बताइए। इनमें से कौन है जो सहजीवी जीवाणु हैं। देखिए, सहजीवी जीवाणु इनमें से कौन सा है, राइजोबियम है। कौन सा है, राइजोबियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सहजीवी जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम है। अब देखिए, सहजीवी क्या होता है, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों का लाभ हो, उसे ही क्या कहेंगे, सहजीवी जीव कहेंगे। जैसे भैंस एवं बगुला का संबंध, क्योंकि भैंस को भी फायदा होता है, क्योंकि भैंस जो है उसके जू को खाता है चुन चुन के बगुला, इससे भैंस को भी फायदा होता है और बगुला को भी फायदा होता है। ये संबंध कैसा कहलाया, ये सहजीवी कहलाया। अगला देखिए, ये राइजोबियम जो है, ये राइजोबियम जो है एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल का पौधा राइजोबियम एवं दाल के पौधा में पाया जाता है। इससे क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन प्राप्त होता है और दलहन पौधा होता है उसको भी भोजन ही प्राप्त होता है। ये सब सहजीवी संबंध हुआ। जैसे कवक एवं शैवाल दोनों जो है मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं और ये भी सहजीवी संबंध ही है। और ये लाइकेन जो है लिटमस पत्र बनाने में उपयोग होता है। अगला देखिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से टिटेनस रोग, ठीक है। ये क्लोस्ट्रीडियम जो है, क्लोस्ट्रीडियम
ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस नाम की एक बैक्टीरिया होता है और इसी बैक्टीरिया से टिटेनस रोग होता है और यह रोग से जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर पर पाए जाते हैं। ठीक है, यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो जंग लगे हुए लोहे एवं गोबर पर पाया जाता है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है? टिटेनस होता है। और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो जंग लगे लोहे में एवं गोबर में पाए जाते हैं। अब इस रोग को क्या कहा जाता है? धनुष टंकार या फिर लॉक जॉ भी कहते हैं। टिटेनस रोग को क्या कहते हैं? धनुष टंकार या लॉक जॉ भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? बताइए, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना जो है वो साइकस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। अब साइकस को साइगोपालम भी कहते हैं। ठीक है, साइकस को साइगोपालम भी कहते हैं। साइकस एवं गिनको बिलोबा को लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है, साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल, बीज सभी पाए जाते हैं। इस पौधे में बीज फल के अंदर रहता है। ठीक है, साइकस में क्या होता है? बीज फल के अंदर होता है। जैसे एंजियोस्पर्म कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आम, कटहल, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि, ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, आवृतबीजी पादप वैसे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। और जैसे क्या क्या हुआ? आम हुआ, कटहल हुआ, जामुन हुआ, धान, गेहूँ, इन सब के बीज फल के अंदर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवृतबीजी पादप कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन प्राप्त की जाती है। बताइए, कुनैन प्राप्त की जाती है किससे? अब ये कुनैन जो है वो सिनकोना के वृक्ष होता है, उसी के छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये कुनैन जो है एक प्रकार की मेडिसिन है, एक प्रकार की औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनकोना से। कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे हैं। बताइए, अधिकांश जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जिस पौधे का, वो पौधे जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांशतः ईंधन के रूप में जिस पौधे का उपयोग किया जाता है वो पौधे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, जिस पौधे का अधिकांशतः ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो पौधे जो हैं मिमोसी, किसे? मिमोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रबर एकत्रित की जाती है। बताइए, रबर एकत्रित की जाती है तो रबर जो है वो हेविया ब्राज़िलियस के तने पर टैपिंग करके प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेविया ब्राज़िलियस के तने पर टैपिंग करके रबर प्राप्त किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? ये प्रश्न कह रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्ल लिनियस जो है द्विनामकरण पद्धति के जनक हैं, प्रस्तावक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति के प्रस्तावक कौन है? कार्ल लिनियस हैं। अब इनमें से एक ह्यूगो डी ब्रिज है। ठीक है, ये ह्यूगो डी ब्रिज जो हैं उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिए थे। ठीक है, कब दिए थे म्यूटेशन थ्योरी? 1901 ईस्वी में दिए थे। डी ब्रिज जो थे म्यूटेशन थ्योरी दिए थे कब? 1901 ईस्वी में दिए थे। अब जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें एक हैं, कौन है? विलियम हॉर्वे। ठीक है, ये विलियम हॉर्वे जो हैं वो रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज किए थे। ठीक है, विलियम हॉर्वे जो हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसने खोजी? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज
किसी ने की, बताइए। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किए गए, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है, बताइए। निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावन ईस्ट के द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी हैं, और वो कौन सा एंजाइम है, बताइए। तो वो एंजाइम है, कौन सा है, जाइमेज है, ठीक है। वो एंजाइम कौन सा है, जाइमेज है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मक पाया जाता है, बताइए। संयुग्मक कहाँ पाया जाता है? तो संयुग्मक जो है वो राइजोपस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है संयुग्मक? राइजोपस में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, राइजोपस। अगला क्वेश्चन है, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होती है, किसके लिए, बताइए। लाइकेन जो है बहुत अधिक सेंसेटिव होते हैं, और किसके लिए सेंसेटिव होते हैं? तो लाइकेन्स जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि भागफल IQ मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है, बताइए। मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? तो बुद्धि भागफल जिसे IQ कहते हैं वह जो है वो वास्तविक आयु से और 100 गुना अधिक गुना करके प्राप्त होता है, ठीक है। बुद्धि IQ जो है मानसिक आयु का वास्तविक आयु से और 100 से गुना करके प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। वास्तविक आयु से और 100 से गुना करके बुद्धि भागफल ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया था। तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड जो है वह डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा बताया गया था, और इस क्वेश्चंस में सही ऑप्शन नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड को किसने बताया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा बताया गया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक कोड को बताया गया था। और कब बताया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड को? तो 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड को डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा बताया गया था, और इसके लिए उन्हें 1968 ईस्वी में ही जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, बताइए। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है मल्टीपल्स एलील्स के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल्स एलील्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, DNA की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए। DNA की संरचना के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, बताइए। तो DNA की संरचना के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वाटसन एवं क्रिक को प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक को जो है कब नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्होंने वाटसन एवं क्रिक ने जो है सर्वप्रथम कब जो है DNA की संरचना की खोज किए थे? तो 1962 ईस्वी में इन्होंने DNA की संरचना की खोज की थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। इनमें से ये सारे सवाल हैं, और इन सवाल में से कौन सा सवाल है जिसका उपयोग अगर अगर बनाने में किया जाता है?
तो वो सवाल हैं कौन है, ग्रेसेलेरिया है। ठीक है, वो सवाल कौन सा है, ग्रेसेलेरिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैंथोफिल हैं, बताइए जैंथोफिल क्या हैं। तो जैंथोफिल का रंग जो है पीला होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C14H56 और O2। ठीक है, तो जैंथोफिल क्या है, जैंथोफिल जो है एक प्रकार के पीले रंग का रंजक होता है, ठीक है, जैंथोफिल जो है पीले रंग का रंजक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में आज हमने क्वेश्चन नंबर 300 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 301 से डिस्कशन करेंगे। और जो है ये क्वेश्चन जो था आज की इस वीडियो का लास्ट था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।